तभी एक रिपोर्टर बोला, मैमा आपका तो पता नहीं पर मुझे आज कॉन्फ्रेंस में बड़ा मजा आया। मतलब क्या झंड मारी आपने उनकी। अब तो बेसब्री से इंतजार रहा करेगा कि कब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए। बाकी सभी रिपोर्टर भी सहमति जताते हैं। आरू उनको देखकर मुस्कुराते हुए बोली, बहुत अच्छा लगा देखकर कि आप सभी बोर नहीं हुए, पर हमारी बोरियत कुछ खास दूर नहीं हुई। चलो कोई नहीं, अब आप सभी पार्टी एंजॉय कीजिए। सभी लोगों ने आरू और आदि को ब्लेसिंग्स दी एंड पार्टी एंजॉय करने लगे। थोड़ी देर बाद आदि स्टेज से उठकर चला गया। आरू ने एक इंजर उसको जाते हुए देखा, पर फिर अपना ध्यान हटा लिया। अचानक आदि माइक लेकर डांस फ्लो पर आया। किसी का ध्यान नहीं गया कि आदि डांस फ्लो पर जा चुका है, पर आरू ने देख लिया। आदि ने भी आरू की नजरों को खुद पर महसूस कर लिया। उसने मुस्कुराकर आरू की तरफ देखा, फिर आरू को देखकर अपनी आई विंक कर दी। आरू की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। आदि ने माइक पकड़ा, फिर मुस्कुराते हुए बोलने लगा, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। सभी लोग डांस फ्लो की तरफ देखने लगे। आदि ने अपना कहना जारी रखा, तो जैसा कि मेरी बीबी साहिबा ने आप सभी को बताया कि उनको कुछ खास मजा नहीं आया, तो एक अच्छे पति होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी बोरियत दूर करूं। सो मिस, बेटर हाफ गेट रेडी फॉर अ न्यू शॉक। इतना सुनते ही वही हॉल में हूटिंग होने लगी। सभी लाइट्स ऑफ हो गई। फिर डांस फ्लोर पर स्पॉटलाइट्स पड़ी तो वहां पर एक लड़का और एक लड़की पीठ किए हुए खड़े थे। आदि आकर आरू के बगल में खड़ा हो गया, पर अंधेरे की वजह से या शायद बोल सकते हैं कि डांस फ्लोर की तरफ ध्यान होने की वजह से आरू को पता नहीं चला कि आदि उसके पास ही खड़ा है। आदि धीरे से आके आरू के कान में बोला, तुम्हारी बोरियत से मुझे बड़ी तकलीफ होती है, और जिस चीज से आदित्य राठौर को तकलीफ होती है वो उसे जड़ से उखाड़ फेंकने में बिलीव करता है। आरू तो जैसे वही जम गई थी, बेचारी कुछ बोल भी नहीं पाए। पॉइंट टू बी नोटेड माई रीडर्स, जिस आरू के सामने अच्छे अच्छे चुप हो जाते हैं, वही बेचारी फिलहाल में कुछ नहीं बोल पा रही। हमने तो सुना था प्यार इंसान को अंधा बना देता है, पर साथ ही साथ गूंगा भी बना देता है। इसकी खोज अभी अभी हमने की। शाबाश अननोन गर्ल, शाबाश विंकिंग फेस विंकिंग फेस। गाना बजना शुरू हुआ। तेरे ना दिया धूमन पे गया, तू चंडीगढ़ तो आई नी। इसी के साथ वो लड़का लड़की पलटे तो वो नव और रूही थे। आरू हैरानी से देखने लगी क्योंकि नव कभी डांस नहीं करता। तेनू देख के होक भर देने खड़े चोवकन विच तबाही नी। थोड़ी ते काला तिल कुड़िए, थोड़ी ते काला तिल कुड़िए, जो दाग ए चांद फे टुकड़े ते। तेनू काला चश्मा, तेनू काला चश्मा, तेनू काला चश्मा जचता है गोरे मुखड़े ते। उन दोनों का डांस बहुत ही शानदार था और आरू को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके दादा यानी कि नव डांस कर रहा है, ऊपर से इतना गजब। सड़कों पे चले जब लड़कों के दिल में तू आग लगा दे बेबी फायर। नकली से नखरे करे जब देखे तू हमें झूठी लाया। काला काला चश्मा जचता तेरे मुखड़े पे, जैसे काला तिल जचता है रेरे चिन पे। ओनी अदाओं से ज्यादा नहीं तो 10-12 लड़के तो मार ही देती होगी तू दिन में। तुझ जैसे 36 फिरते हैं, मेरी वर्गी और न होनी वे, वर्गी और न होनी वे, वर्गी और न होनी वे। तू मुंडा बिल्कुल देसी है, मैं कटरीना तो सोहनी वे। मैं फेड अप हो गया मुंडिया, सुन सुन के तेरे दुखड़े वे। मेनू काला 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 काला, हो मेनू काला चश्मा जचता है गोरे मुखड़े पे। उफ, हम तो थक गए। पूरी स्टोरी लिखना अच्छा लगता है, पर जे गाने लिखने में हमें बड़ी जोर की नींद आती। और अगर इसके अलावा कोई नव और रूही की लाइव परफॉर्मेंस देखना चाहता है, तो भाई जाओ यूट्यूब पर, वहां देखो। हर चीज हम ही थोड़ी करके देंगे। जब परफॉर्मेंस देखोगे तो फीलिंग अपने आप आने लगेगी नव और रूही के डांस की। रूही और नव का डांस खत्म होते ही पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज गई। हमारी आरू को तो इतना पसंद आया डांस की उसने सीटी ही मार दी। सीटी की आवाज सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगे तो उसने अपने दांत दिखा दिए। इसका कुछ नहीं हो सकता, आदि मन ही मन बोला। नव और रूही ने सबका अभिवादन किया। फिर रूही माइक लेकर बोली, तो ये तो हो गया हमारा डांस आप सबको थोड़ा एंटरटेन करने के लिए, पर अब कुछ रोमांटिक होना भी बनता है। तो फिर भाई एंड बेबी कमोन एक प्यारा सा कपल डांस हम सबके लिए प्लीज। आरू ने नव की तरफ देखा तो उसने हाँ में हल्का सा सर हिला दिया। आरू मुस्कुराकर आदि से बोली, तो फिर चले मिस्टर हबी। यहाँ पर आदि को दो झटके लगे। एक तो आरू खुद डांस के लिए रेडी हो गई, ऊपर से मिस्टर में मेढक की जगह मिस्टर हबी बोल डाला। पर फिर भी उसने आरू के आगे अपना हाथ किया तो आरू ने अपना हाथ आदि के हाथ में दे दिया। एक अलग और खूबसूरत से एहसास दोनों को हुआ। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े डांस फ्लो पर आए। गाना बजना शुरू हुआ तो आदि ने अपना एक हाथ से आरू का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ उसकी खुली कमर पर रख दिया। आदि की छुअन महसूस होते ही आरू की आंखें बंद हो गई। उसका एक हाथ आदि के कंधे पर था और दूसरा आदि के हाथों में। कच्ची डोरियों 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 से
मैनू तू बांध ले पक्की यरियों 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 में होंदे न फासले। आरू घूमती हुई आदि से दूर हुई तो आदि ने फिर से उसे घुमाते हुए पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और साथ ही गाने भी लगा। ये नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोनिया तू सुन ले मेरी, दिल दिया गला करांगे नाल नाल बह के। आदि आरू को घुमाकर अपनी ओर खींचता है और उसकी आंखों में देखते हुए डांस करने लगा। आंख नाले आंख नू मिला के, दिल दिया गला हाय, करांगे रोज रोज बह के, सच्चिया मोहब्बता निभा के। उन दोनों का डांस देखकर वहां हर कोई कहीं खो सा गया था। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोकर डांस कर रहे थे। उन्हें ये भी होश नहीं रहा कि गाना खत्म हो चुका है। सभी की तालियों की आवाज से उनकी तंद्रा टूटी। इसी तरह से रिसेप्शन निपट गया। कल सुबह आरू की विदाई होनी थी। विदाई के समय आरू देवेंद्र जी को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो देवेंद्र जी से लिपटकर बेहतिहा रोए जा रही थी। आरू को रोता हुआ देखकर वहां सभी की आंखों से आंसू बह रहे थे। नव की भी आंखें नम थी। देवेंद्र जी आरू को गले लगाए ही बोला, रो क्यों रही है पागल, यही सामने ही तो हूं मैं, जब मन हो मिलने आ जाना। पर आरू तो बस रोए जा रही थी। नव एक कोने में खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो आरू के पास जा सके। आरू देवेंद्र जी से अलग होकर इधर उधर देखने लगी पर उसे नव कहीं भी नजर नहीं आया। वो देवेंद्र जी से रोते हुए बोली, दादा कहाँ है बड़े पापा। फिर दादा दादा कहकर चिल्लाने लगी। नव सामने नहीं आ रहा था। रविंद्र जी ने जाकर नव के कंधे पर हाथ रखा। फिर नव से बोले, तुम्हें आरू के सामने जाना चाहिए, वो बुला रही है। नव नम आंखों से बोला, चाचा जी कैसे विदा करूं उसे, बचपन से हमेशा मेरे साथ रही है, जान बसती है उसमें मेरी, ऐसे कैसे दूर कर दूं खुद से। रविंद्र जी नव को समझाते हुए बोले, ये तो दुनिया की रीत है बेटा, एक दिन लड़कियों को दूसरे घर जाना ही होता है, पर फिलहाल तुम्हें आरू को संभालना होगा। नव वहां से निकलकर आरू के पीछे जाके खड़ा होता है तो वो एकदम से पलटकर नव से लिपट जाती है। वो बस दादा दादा करते हुए रोए जा रही थी। नव की आंखों में भी आंसू थे। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, बस आरू का सर सहला रहा था। कुछ रिश्तेदार औरतों ने आरू को नव से अलग किया तो आरू रोते हुए जोरों से बोलने लगी, दादा दादा प्लीज, न कभी तांग नहीं करूंगी, कभी कुछ नहीं मांगूंगी, आपकी हर बात मानूंगी, प्लीज खुद से दूर मत करो। आरू को इस तरह से रोते हुए देखकर आदि की भी आंखें नम हो गई थी, जिसे उसने बखूबी अपनी आंखों में ही छुपा लिया था। सारिका जी, रूही और कुछ रिश्तेदार पहले ही राठौर मेंशन चले गए थे क्योंकि उन्हें गृह प्रवेश और बाकी रस्मों की तैयारी करनी थी। आरू अब देवेंद्र जी के गले लग गई। नव आदि के पास आकर बोला, कहने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि मुझे पता है तुम आरू का ध्यान रखोगे, लेकिन फिर अभी वो झल्ली सी है थोड़ी, अगर उससे कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना। कहते हुए नव ने अपने हाथ जोड़ लिए। आदि फौरन उसके हाथ नीचे करके उसे गले लगाते हुए बोला, ये तुम क्या कर रहे हो नव, ऐसे करके मुझे शर्मिंदा मत करो, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा, आई प्रॉमिस। राकेश जी भी आकर नव के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, आदि बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटे, आरू तो मेरी बेटी है, उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। नव मुस्कुरा दिया। फिर वो आरू के पास गया जो सीमा जी और राखी जी के गले लगे सुबक रही थी। उन दोनों की आंखों में भी आंसू थे। नव ने आरू को दोबारा से अपने गले लगाया और प्यार से उसके सर को सहलाते हुए बोला, तू रो मत, अगर तुझे ऐसे ही रोते रहना है तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगा और मिलने भी नहीं आया करूंगा। इतना सुनते ही आरू नव के सीने में मारते हुए बोली, आप बहुत बुरे हो दादा, बहुत बुरे। नव उसकी बात सुनकर नम आंखों से ही मुस्कुरा उठा। फिर उसने आरू को अपनी गोद में उठाया और ले जाकर कार में बैठा दिया। हमारे यहाँ इसे एक रस्म मानते हैं कि भाई बहन को गोद में उठाकर कार में बिठाकर फिर पीछे से कार को हल्का सा धक्का देकर विदा करता है। देवेंद्र जी राकेश जी के सामने हाथ जोड़ते हैं तो राकेश जी न में सिर हिलाकर उन्हें अपने गले लगा लेते हैं। फिर देवेंद्र जी, रविंद्र जी और नव कार को पीछे से हल्का धक्का देते हैं। कार महादेव के मंदिर की ओर बढ़ गई। ये पहले ही तय हुआ था कि आदि और आरू पहले महादेव का आशीर्वाद लेंगे फिर राठौर मेंशन जाएंगे। मंदिर पहुंचने तक आरू खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। जब आदि ने देखा कि आरू अभी भी सुबक रही है तो उसने आरू का हाथ कसकर अपने हाथों में थाम लिया। आरू नजर उठाकर आदि को देखती है तो आदि पहले से ही उसे देख रहा होता है। आरू कुछ नहीं बोलती, वो वापस से अपनी पलकें झुकाकर बैठ गई। तो आदि हल्के से उसके पास आकर बोला, मुझे ये रोती हुई मिस वोल्केनो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मुझे तो वो उल्कापिंड जैसी ही हरकतें पसंद है मेरी मिस वोल्केनो की। आरू हैरानी से आदि को देखकर बोली, हव्व, मैं तुम्हें उल्कापिंड लगती हूँ? तुम कौन हो फिर मिस्टर मेढक? नहीं नहीं, तुम तो एक नंबर के कड़वे करेले हो। फिर मुंह बनाकर बाहर देखने लगी। चलो कम से कम अपने मिस वोल्केनो के रूप में तो आई, रोते हुए तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। पर आदि तुझे फिर से इसने करेला बना दिया। खैर ये तो बस शुरुआत है, देखते जा ये तुझे क्या क्या बनाती है, आदि अपने मन ही मन बोला।
फिर उसने आरू की तरफ देखा तो वो अभी भी बाहर ही देख रही थी। आदि मुस्कुरा उठा, फिर हल्के हल्के गुनगुनाने लगा, ये नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोनिया तू सुन ले मेरी, दिल दिया गला। गाना सुनकर आरू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसे पिछली रात का अपना और आदि का डांस याद आने लगा। आदि ने भी वो मुस्कुराहट देख ली। उसे मुस्कुराते देखकर आदि भी मुस्कुराने लगा। तब तक मंदिर भी आ गया। आरू और आदि दोनों कार से उतरे। राकेश जी भी पीछे आ रही कार से उतरे। उनके साथ सारिका जी भी थी। बाहर आकर आदि ने फिर से आरू का हाथ पकड़ लिया। आरू ने जब महसूस किया तो आदि की तरफ देखकर बोली, छोड़कर भाग नहीं जाऊंगी तुम्हें जो ऐसे पकड़ कर रखा है। तुम भाग भी जाओगी तब भी मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा, और मैं तो बस तुम्हें पटाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि तुम अंगूठी वाले गेम में मुझसे जीतो न। प्लीज तुम हार जाना, ठीक है? आदि धीरे से बोला। आरू एक नजर घूर के उसे देखती है, फिर बोलती है, अबे ये तो हद ही हो गई। अब तुम देखना, कुछ भी हो गेम तो मैं ही जीतूंगी। बड़े आए पटाने वाले, हटो परे। आदि तो बस आरू के फेस एक्सप्रेशन देख रहा था। उसे वो बहुत क्यूट लग रही थी। आरू आदि से अपना हाथ छुड़ाकर सारिका जी के पास चली गई। आदि भी राकेश जी के पास आ गया। फिर सभी मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर के अंदर महादेव की काफी बड़ी प्रतिमा थी। पंडित जी आरू और आदि को देखकर मुस्कुराते हैं, फिर महादेव की प्रतिमा के आगे नमन करते हैं। पंडित जी आदि और आरू से विधिवत पूजा करवाते हैं, फिर उन्हें परिक्रमा करने को बोलते हैं। वो आदि के गले में एक सफेद रंग का गमछा डालते हैं, फिर आरू की लाल चुनरी से बांध देते हैं। दोनों परिक्रमा करने चले जाते हैं। पंडित जी राकेश जी और सारिका जी के पास आकर बोले, इस विवाह से बहुत बड़ा संकट आपके पुत्र के सर से उतर गया है, किंतु कन्या के ऊपर अभी भी कई विपदाएं हैं। उसकी विपदाएं भी खत्म होंगी, किंतु दोनों को ही एक दूसरे का साथ देना होगा, और ये देंगे भी। इनकी मस्तिष्क की रेखाएं ये बताती है महादेव करोड़ों में ऐसी जोड़ी बनाते हैं, और ये जोड़ी वही है। फिर वो कुछ सिंदूर लाकर देते हैं एक डिब्बी में, और सारिका जी से बोलते हैं, उस कन्या से बोलना कि सदैव इसी डब्बी में से कुमकुम का प्रयोग करे, और जब खत्म होने को हो तो इसमें और कुमकुम डालकर मिला ले, किंतु ये कभी खत्म न हो। अगर किसी कारणवश ये खत्म हो भी जाता है तो तुरंत हमारे पास आए। जी पंडित जी। सारिका जी डब्बी लेती है। तब तक वो दोनों भी परिक्रमा कर आ जाते हैं तो पंडित जी दोनों को आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद दोनों ही महादेव के आगे हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। हाथ जोड़े आदि मन ही मन बोलता है, हे महादेव, पता नहीं आपने क्या सोच रखा है हमारे इस अनचाहे रिश्ते को लेकर, पर मैं बस इतना चाहता हूँ कि ये हमेशा खुश रहे। पता नहीं ये कैसा एहसास है, पर मैं जब भी इसे खुश देखता हूँ मेरा मन अपने आप ही खुश हो जाता है। तो प्लीज आप न इसे खुश रखना। वही आरू हाथ जोड़े हुए अपने मन ही मन बोली, हे महादेव, आप भी जानते हो कि ऐसी बहुत सी बातें हैं जो ये मेरे बारे में नहीं जानता। ऐसे बहुत से राज है जो इसे जानने का हक है, पर मैंने इसे नहीं बताए। मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि वक्त के साथ साथ मैं इसे सब कुछ बता सकूं, क्योंकि इसका हक है ये। तब तक के लिए आप न इन मिस्टर मेढक की टर्टर कम मत होने देना। वैसे तो आप सब जानते ही हो, पर फिर भी मैं बस इसकी खुशी की बात कर रही हूँ। दोनों ने महादेव से एक दूसरे की खुशी मांगी। उसके बाद वे सभी लोग घर की तरफ बढ़ गए। घर पहुंचकर सारिका जी पहले ही अंदर चली गई। आरू और आदि गेट पर ही खड़े थे। सारिका जी आकर पहले उन दोनों की आरती उतारती है। उसके बाद वो आरू से बोली, आरू, अपने दाहिने पैर से इस कलश को गिराकर इस आलते की परात में अपने पैर रखकर अपने पैरों के छाप छोड़ने हैं, और ये लो, ये हल्दी की जो थाली है इसमें अपने हाथों में लेकर दीवार पर अपने हाथों के छाप बनाओ। आरू पहले हल्दी के छाप दीवार पर लगाती है, फिर अपने दाहिने पैर से कलश गिराकर आदि के साथ अपना पहला कदम घर में रखती है, फिर आलते की परात में से छाप छोड़ते हुए हॉल तक पहुंची। हाल में पहुंचने के बाद सारिका जी आदित्य से बोली, आदि, आरू को अपनी गोद में उठाकर पूजा घर तक ले चल, वहां वो दिया जलाएगी। उसके बाद वहां से गोद में उठाकर तुझे हॉल तक वापस भी ले लाना है। मोम, आप ये क्या बोल रही हो? अब ये क्या नया सिस्टम है? मैं क्यों इसे गोद में उठाओ? आदि ने सारिका जी से कहा तो वो बोली, बेटा, रस्म है, राठौर खानदान में ये सब करते हैं और तुझे भी करनी पड़ेगी। चल उठा उसे गोद में। अरे यार, ऐसी भी क्या रस्म की बेचारे लड़के की कमर ही तुड़वा दी जाए? आदि फिर से बोला। पर फिर भी करना तो पड़ेगा ही, रूही बोली। तो इस बार आरू बोल पड़ी, रहने देते हैं न रूही, वैसे भी बेचारा थक गया होगा इसमें कहा इतनी दम जो मुझे उठा ले। एक्सक्यूज मी, तुम मुझे चैलेंज कर रही हो आदित्य राठौर को? आदि आरू को घूरते हुए बोला। अरे बिल्कुल भी नहीं, तुम तो पतिदेव हो मेरे, इसलिए तुम्हें सपोर्ट कर रही हूँ। आरू हल्का टेढ़ा सा मुस्कुराते हुए बोली। आदि ने आगे बढ़कर एकदम से आरू को अपनी बाहों में उठा लिया। उसके अचानक से यूं उठाने से आरू की बाहें आदि की गर्दन के इर्द गिर्द आ गई। ये क्या किया? ऐसे कौन करता है? अभी गिर जाती मैं तो। आरू गुस्से में आदि के कान में बोली। आदि वैसे ही आरू को गोद में लेकर मंदिर की तरफ बढ़ते हुए बोला, ऐसा मैं करता हूँ, और रही बात गिरने की तो मेरे रहते मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा।
आरू आदि का चेहरा देखने लगी। आदि मंदिर में आकर आरू को अपनी गोद से उतारता है। फिर सारिका जी आरू और आदि को साथ मिलकर दिया जलाने को कहा, दोनों ने दिया जलाया। फिर आदि वापस से आरू को गोद में उठाकर हॉल तक लाया। थोड़ी देर बाद दोनों को आमने सामने बैठाया गया और उनके बीच में एक दूध से भरी बर्तन रखा। रूही गुलाब के फूल लेकर आई। वो उन फूलों को तोड़कर उस बर्तन में डालने ही वाली थी, तब तक आरू ने रूही को रोकते हुए कहा, रूही यार कोई दूसरे फूल डाल दे। ये देख कितनी मासूमियत से मुझे देखकर बोल रहे हैं कि हमें इस बर्तन में नहीं जाना, हम बोर हो जाएंगे, इसलिए ये तू मुझे दे दे, मैं इन्हें रख लेती हूँ। ओ मैडम तू इन्हें रखेगी नहीं, खा जाएगी, मुझे अच्छे से पता है। रूही आरू को देखते हुए बोली। कोई बात नहीं रूही, तू ये आरू को ही दे दे और वो गेंदे के फूल डाल दे इस बर्तन में, सारिका जी रूही से बोली। ओके मम्मी, रूही सारिका जी से बोली। फिर आरू की तरफ वो सभी गुलाब बढ़ा देती है। गुलाब मिलते ही आरू का चेहरा खिल जाता है। आदि एकटक आरू को देखते हुए सोचने लगा, गुलाब मिलने पर कोई इतना खुश हो सकता है। थैंक यू आंटी, आरू खुश होते हुए बोली। तभी सारिका जी हल्की नाराजगी से बोली, आरू मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, अगर तुमने मुझे आंटी बोला तो तुम भी मुझे मम्मी ही बोलो जैसे रूही बोलती है। हाँ और पार्टनर मुझे पापा बोलो, समझी? राकेश जी मुस्कुराते हुए बोले। ठीक है जैसा आप कहे, आरू भी मुस्कुरा कर बोली। तब तक रूही ने वो बर्तन में ढेर सारे गेंदे के फूल तोड़ तोड़ कर डाल दिए और फिर आरू और आदि को एक अंगूठी दिखाते हुए बोली, मैं ये रिंग इस बर्तन में डालूंगी, 3 राउंड होंगे, आप दोनों में से जो 2 बार पहले रिंग ढूंढ लेगा वो विनर होगा। फिर भाई आप इस रिंग को आरू को पहनाओगे। और मैं पहले ही बता देती हूँ, मैं आरू की साइड रहने वाली हूँ, मैं भी पार्टनर की साइड ही रहूंगा, राकेश जी बोले। और मैं भी अपनी बहू की साइड ही रहूंगी, सारिका जी भी मुस्कुराते हुए बोली। तो फिर मेरी साइड कौन रहेगा, मतलब मेरी फैमिली ने मुझे अकेला छोड़ दिया, दिस इज नॉट फेयर। अरे कोई नहीं आदित्य, आपकी साइड हम दोनों हैं, करण सौर्य के साथ अंदर आते हुए बोला। आरू उन्हें देखकर इशारे में कुछ पूछती है तो वो पलके झपकाकर सहमति जता देता है। आरू मुस्कुरा उठी। चलो कोई तो है, आदि मुस्कुरा कर बोला। रूही रिंग को उस बर्तन में डालकर इधर उधर हिला देती है, फिर काउंट करते हुए बोलती है, 1 2 3 स्टार्ट। इसके साथ ही वो दोनों रिंग ढूंढना शुरू कर देते हैं। आदि को करण और सौर्य चीयर कर रहे थे, वही आरू को रूही और राकेश जी, सारिका जी मुस्कुराते हुए सब देख रही थी। पहली बार में अंगूठी आदि को मिली और दूसरी बार में आरू को। तीसरी बार में आदि को रिंग मिल जाती है। वो आरू को देखकर मुस्कुराकर बर्तन की तरफ इशारा करता है। आरू समझ गई कि आदि को रिंग मिल गई है। आदि जैसे ही हाथ बाहर निकलने को हुआ, आरू ने अंदर ही आदि का हाथ पकड़ लिया। आदि हैरानी से आरू की तरफ देखने लगा तो आरू मुस्कुरा दी। आरू ने आदि की तरफ देखकर अपनी आई विंक कर दी। आदि हैरान सा आरू को देखने लगा, उसकी पकड़ रिंग से हल्की ढीली हो गई। आरू झट से रिंग निकाल के दिखा देती है। सब खुशी से तालियां बजाने लगे। आदि जब तक सदमे से बाहर आया तब तक वो हार चुका था। इसने चीटिंग की है, आदि एकदम से बोला। सब उसकी तरफ देखने लगे। अच्छा क्या किया मैंने बताओ, आरू मुस्कुराते हुए बोली। तो आदि झट से बोला, इसने मुझे आंख। इतना बोलते बोलते वो रुक गया। क्या हुआ बताओ बताओ, आरू फिर से बोली। हाँ भाई क्या किया आरू ने बताओ, इस बार रूही ने पूछा। कुछ नहीं मैं हार गया, आदि आरू को घूरते हुए बोला। फिर आरू आदि की तरफ रिंग बढ़ाकर बोली, पहनाओ। आदि रिंग लेकर आरू को पहनने जाता है तो आरू के हाथ में पहले से वीर की पहनाए एंगेजमेंट रिंग देखता है। आरू की भी नजर उस रिंग पर गई। आदि अपना हाथ पीछे लेने लगता है तो आरू उसका हाथ पकड़ लेती है और नमे हल्के से सर हिला देती है। वो वीर की पहनाए रिंग निकालकर वही पास में फेंक देती है और आदि को रिंग पहनाने का इशारा करती है। आदि मुस्कुराते हुए आरू को रिंग पहना देता है। बाकी थोड़ी बहुत रस्मों के बाद शाम के समय आरू को आराम करने रूही के कमरे में भेज दिया जाता है। वो रूम में पहुंचकर करण को मैसेज करती है। करण आरू के पास आता है, उसके साथ सौर्य भी होता है। करण एक पेनड्राइव आरू को देता है। आरू उस पेनड्राइव को लेकर घुमाते हुए बोली, सारी इंफॉर्मेशन इसी में है। हाँ आरू इसमें सब कुछ है, आपको कहीं और से इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है, करण मुस्कुराते हुए बोला। वेल डन करण, सौर्य वहाँ की सिक्योरिटी हैक करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। वैसे तो तुम्हारी काबिलियत पर कोई शक नहीं है मुझे, पर फिर भी ध्यान रहे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, आरू सौर्य को देखते हुए बोली। जी मैम, सौर्य आरू से बोला। थोड़ी बात करने के बाद दोनों ही राठौर मेंशन से चले गए। रात के टाइम आरू आदि के रूम में बैठी हुई थी। पूरा रूम फूलों से महक रहा था, उसे बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। थोड़ी देर में आदि आया तो रूही जाकर गेट पर खड़ी हो गई और आदि के आगे अपना हाथ कर दिया।
आदि उसका हाथ देखकर बोला, क्या है तूने भीख मांगना कब से शुरू कर दिया? भाई भीख नहीं नेक मांग रही हूँ, आपको रूम में जाना है तो पहले मुझे नेक दो, रूही झुंझलाते हुए बोली। ओ ये ले अभी तू ये चेक रख ले, तेरा गिफ्ट तुझे सुबह मिल जाएगा। आदि मुस्कुराकर रूही को चेक देते हुए बोला। रूही चेक लेकर देखती है तो बोलती है, भाई ये तो ब्लैंक चेक है, इसमें अमाउंट क्यों नहीं भरा आपने? तुझे जितना भी नेक चाहिए खुद से भर लेना, ठीक है? चल अब हट, मुझे नींद आ रही है बहुत तेज। भाई ये बोलो आप आरू के पास जाने को बेताब हो, इतना बोलकर रूही भाग जाती है। शैतान कहीं की, आदि बड़बड़ाया। फिर एक गहरी सांस लेकर रूम के अंदर चला गया। आदि ने एक गहरी सांस ली, फिर कमरे के अंदर बढ़ गया। अंदर आके देखा तो आरू कमरे में कहीं नहीं थी। आरू के लहंगे की चुनरी बेड पर पड़ी हुई थी। आदि इधर उधर देखने लगा पर आरू नहीं दिखी। फिर वो बालकनी की तरफ बढ़ गया, वहां जाकर देखा तब भी आरू नहीं थी। आखिर कहाँ गई ये मिस वोल्केनो, आदि अपने आप में ही बड़बड़ाया। वो बालकनी से वापस आकर जैसे ही काउच पर बैठा, तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला और आरू बाहर आई। आदि ने जब आरू को देखा तो हैरानी से देखने लगा। आरू ने अपना नाइट सूट पहना हुआ था, बालों का एक मेसी बन और कुछ लटे चेहरे पर झूल रही थी। वो बहुत क्यूट लग रही थी। आरू ने जब आदि को खुद को यूं देखता पाया तो हिचकिचा कर बोली, वो न असल में मुझे बहुत गर्मी लग रही थी और ऐसे कपड़ों में मुझसे रहा नहीं जाता। आरू बहुत अजीब तरह से फेस बनाकर बोली। हम। आदि ने आरू को देखकर हल्के से सहमति जताई और फिर से उसे देखने लगा। आरू फिर से आदि को अपनी ओर देखता पाकर अपने नाखून कुतरने लगी, फिर एकदम से बोली, ओ मुंह दिखाई तो की ही नहीं। फिर बेड तरफ बढ़ते हुए बोली, चलो आ जाओ शाबाश। फिर बेड पर रखी चुनरी से अपना मुंह ढकते हुए बोली, तुम्हारे भी तो कुछ अरमान होंगे न मुंह दिखाई को लेकर, घूंघट उठाने के जैसे पति पत्नी का घूंघट हटाता है। चलो आ जाओ रेडी। हाँ। आदि तो बस हैरानी से आरू की हरकतें देखकर मन ही मन सोच रहा था, इसे क्या दौड़ा पड़ रहा है, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। आदि उठकर ड्रेसिंग टेबल के पास तक जाता है। आरू घूंघट उठाकर हल्का सा आदि को देखती है। आदि शीशे में से आरू को घूंघट उठाते हुए देखकर अपनी एक भौं ऊपर उठता है। आरू झट से घूंघट करके बोलती है, रेडी? हाँ। आदि अपने हाथ में एक बॉक्स लेकर आता है, फिर खड़े खड़े ही आरू की तरफ बढ़ा देता है। आरू घूंघट से ही ऊपर की ओर अपना चेहरा कर आदि को घूरती है, फिर घूंघट उठाकर बोलती है, पहले घूंघट उठाते हैं फिर मुंह दिखाई देते हैं। ठीक है समझ गए, फिर से करते हैं और वापस से घूंघट कर लेती है। चलो रेडी? आदि फिर से अपने मन ही मन बोला, हो न हो इसने भांग पी ली है। फिर अभी बेचारा बेड पर आरू के पास बैठकर उसका घूंघट उठाता है। आरू के फेस पर बड़ी वाली स्माइल आ गई, उसने फौरन अपना हाथ बढ़ा दिया और दूसरी ओर देखकर कहा, मुंह दिखाए। आदि उसके हाथ में वो बॉक्स रख देता है और उठकर जाने लगता है। आरू अजीब सा मुंह बना के बोली, ओ हेलो। आदि पलटकर उसकी तरफ देखता है तो वो लगभग ऑर्डर देते हुए बोलती है, इधर आओ। आदि फिर उसे असमंजस से देखने लगा तो आरू फिर बोली, इधर आओ। आदि बेचारा आरू की हरकतों का मारा फिर से बेड के पास आकर खड़ा हो गया। आरू उसे घूरते हुए बोली, एटीट्यूड मार रहे हो? आदि असमंजस से बोला, हम क्या? नहीं वो बोलते हैं ना शुरू से ही ऊपर से आओ तो दबके रहते हैं। ऐसा कोई सीन नहीं है यहाँ पे, ट्राई भी मत करना। हाँ। आरू फुल एटीट्यूड के साथ बोली। अपना बेचारा आदि तो अभी तक लगभग पागल सा ही हो चुका था, बस पागल खाने छोड़कर आने की देरी थी। आदि हाँ में हल्के से अपना सर हिला देता है। आरू फिर से वो बॉक्स उसके तरफ बढ़ाकर घूरते हुए बोली, चलो पहनाओ। आदि चुपचाप से वो बॉक्स ले लेता है। वो उस बॉक्स को खोलता है, उसमें एक खूबसूरत सी डायमंड ब्रेसलेट था। आरू फिर से बोली, पहनाओ चलो। आदि उसके पास बैठकर शांति से वो ब्रेसलेट पहनाने लगा, पर आदि के हाथ कांप रहे थे जिसे आरू महसूस भी कर पा रही थी। उसे मन ही मन आदि पर बहुत हंसी आ रही थी और उसकी मासूमियत पर प्यार भी, बट वो ये नहीं जानती कि उसे आदि की मासूमियत पर प्यार आ रहा है। आरू लगातार आदि का चेहरा देखे जा रही थी। आदि ब्रेसलेट पहनाकर आरू की तरफ देखता है जो कि पहले से ही उसे देख रही होती है। आरू अपनी दोनों भौहें ऊपर करके आदि को देखती है तो आदि धीरे से बोलता है, हो गया। हम बहुत प्यारा है। नाइस। आरू मुस्कुराकर ब्रेसलेट को हिलाते हुए बोली, थैंक यू। आदि बोला, पर आदि अभी भी चक्कर में था कि आखिर आरू को हुआ क्या है। वो उठकर काउच की तरफ जाने लगा, पर आरू ने अपने सर से चुनरी उतारकर काउच की तरफ फेंक दी। चुनरी सीधे जाकर काउच पर गिरी। इस बार आदि झुंझलाते हुए बोला, क्या कोई नशा कर लिया है तुमने? मतलब कैसी कैसी हरकतें कर रही हो? मैंने क्या किया? आरू मासूमियत से अपनी पलकों को कई बार झपकाते हुए बोली। एक पल को तो आदि उसकी मासूमियत में खो सा गया, पर तुरंत ही संभलते हुए बोला, देखो ये रूम मेरा है और मुझे मेरा रूम साफ ही पसंद है, तो प्लीज ये चीजें तुम इधर उधर मत फेंको, और काउच पर तो बिल्कुल नहीं।
क्योंकि मैं इस काउच पर ही सोने वाला हूँ, समझी ना। आरू कूद कर बेड पर ही खड़ी हो गई, फिर अपनी कमर पर अपने दोनों हाथों को रखते हुए बोली, अबे तुम तो कतई हद ही काटे जा रहे हो। देखो मिस्टर मिधक, ये रूम जितना तुम्हारा है ना उतना ही मेरा भी है, तो ज्यादा बनो मत। और रही रूम को साफ रखने की बात, तो आरू बेड से कूदकर नीचे उतर के आदि के पास आकर बोली, मेरा रूम भी साफ ही रहता है, ऐसे एक चुनरी से रूम गंदा नहीं हुआ जा रहा। अरे कैसे पति हो यार तुम, शादी के बाद कोई अपनी भूली भाली मासूम और खूबसूरत सी बीवी से ऐसे बात करता है। आदि एकदम से आरू को उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लेता है और आरू की आंखों में देखते हुए बोला, यार तुम खूबसूरत तो बहुत हो। इतना सुनते ही आरू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, पर बदतमीज उससे ज्यादा हो। जितनी भी मुस्कुराहट आरू के चेहरे पर आई वो एक पल में गायब हो गई। आरू हैरानी से बोली, बदतमीज बदतमीज लगती हूँ मैं तुम्हें? और नहीं तो क्या, ऐसे थोड़ा मेरे नाम के आगे जी लगाकर बोलो, थोड़ी इज्जत वगैरह दो मुझे। आदि आरू को और करीब करते हुए बोला। तो आरू बोली, जी सुनना है आपको? आदि हल्के से हमें अपना सर हिला देता है। शकल देगी है अपनी, बड़े आए जी सुनने वाले। आरू आदि को चिढ़ाते हुए बोली, बस देखा, मैं जानता था तुम ऐसा ही कुछ बोलोगी। अब तुम बताओ भला कोई अपने पति से ऐसे बात करता है? आदि आरू से थोड़ी नाराजगी से बोला, अरे अरे अरे, तुम तो नाराज हुए जा रहे हो। अच्छा सुनो न बच्चों जैसे क्यूट से लगते हो तुम, मुझे मेरा मन नहीं करता तुम्हें आप करके बुलाने का। आदि उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठा, फिर बोला, मैं भी नहीं चाहता कि तुम मुझे आप कहकर बुलाओ, मुझे वो लड़ाकू सी मिस वोल्केनो अच्छी लगती है। और अगर तुम आप कहकर लदोगी तो वो फीलिंग नहीं आएगी। फिर आरू को छोड़ते हुए बोलता है, एक काम करो, तुम बेड पर सो जाओ, मैं काउच पर सो जाता हूँ। आरू आदि से बोली, तुम कंफर्टेबल नहीं होंगे काउच पर, तुम चाहो तो बेड पर सो जाओ, मैं काउच पर सो जाऊंगी। आदि आरू का माथा छूकर बोलता है, तुम ठीक हो ना मिस वोल्केनो, मतलब तुम आज कुछ बदली बदली सी नहीं लग रही। फिर हटकर बेड के पास रखा पानी का जग उठता है और गिलास लेकर उसमें पानी डालते हुए वापस से आरू के पास आता है। आदि आरू की तरफ पानी बढ़ाते हुए बोला, तुम ना एक काम करो, ये पानी पियो। आरू आदि के हाथ से पानी का गिलास लेती है और पूरा पानी आदि के ऊपर से डाल देती है। आदि एकदम से चौंक कर बोला, ये क्या किया? क्या क्या किया? मैं तो शांत ही थी, तुम्हें ही तब से खलबली मची हुई थी कि मुझे मिस वोल्केनो पसंद है, तो झेलो अब उसे। आरू मुस्कुराते हुए आदि से बोली, यू अब देखो तुम, कहते हुए आदि जग में भरा पानी आरू की तरफ डालता है। आरू पहले से ही सतर्क थी, वो तुरंत नीचे झुक गई और सारा पानी काउच पर जा गिरा। पूरा काउच भीग गया। आरू काउच को देखकर बोली, ये तो तुमने पूरा भीगा दिया, अब तुम लेटोगे कहाँ पर? एक्सक्यूज मी, ये सब न तुम्हारी वजह से हुआ है। आदि आरू को घूरते हुए बोला, ओहो हो, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा निशाना ही खराब है, तो मैं क्या करूं? आरू अपने हाथ बांधते हुए बोली। यू आदि कहते हुए आगे बढ़ा तो वही पानी पर से उसका पैर स्लिप हुआ, वो गिरने लगा। आरू उसे बचाने के लिए पकड़ती है, लेकिन वो भी उसी के साथ उसके ऊपर गिर पड़ती है। आदि नीचे गिरा हुआ था और आरू उसके ऊपर थी। आरू के दोनों हाथ आदि के सीने पर थे, वही आदि के दोनों हाथ आरू की कमर पर। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। आरू के बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। आदि उन्हें आहिस्ते से कानों के पीछे कर देता है। आरू की आंखें बंद हो जाती है। आदि बस एकटक आरू को देखे जा रहा था। आरू की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थी। आदि का दिल भी तेजी से धड़क रहा था, जिसे आरू भी साफ महसूस कर पा रही थी। आरू एकदम से उठ खड़ी हुई और जाकर बेड पर बैठ गई। आदि भी उठ गया और वॉशरूम में चेंज करने चला गया। वो चेंज करके आया और इधर उधर सोने के लिए जगह देखने लगा। तुम चाहो तो मेरे साथ बेड पर सो सकते हो, आरू धीमी सी आवाज में बोली। तुम्हारे पास बेड पर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब कंफर्टेबल रहोगी तुम? आदि ने आरू से पूछा। ये इतना बड़ा किंग साइज बेड है, तुम उधर अपनी साइड सोना, मैं अपनी साइड सोऊंगी। और रही कंफर्टेबल होने की बात, तो तुम्हें सच बताऊं, मैंने आज तक किसी के भी साथ बेड शेयर नहीं किया। पर कोई नहीं, मैं कंफर्टेबल हूँ, तुम लेट जाओ आकर। आरू मुस्कुराकर बोली। आदि आकर बेड की दूसरी साइड बैठ गया और आरू की तरफ देखने लगा। क्या ऐसे क्यों देख रहे हो? देखो, अगर तुम सोच रहे हो कि मैं पिलो का पार्टीशन बनाने वाली हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ कोई मूवी नहीं चल रही जो ये सब ड्रामे काटूं मैं। चुपचाप से सो जाओ। आरू आदि की तरफ देखकर बोली। आदि कुछ नहीं बोला, चुपचाप से सीधे लेटकर आंखें बंद करी। आरू आदि की तरफ करवट लेकर लेट गई और आदि को देखने लगी। आदि को देखते देखते आरू कब सोई पता नहीं। रात को आदि की आंख खुली तो उसने महसूस किया कि किसी ने उसे पकड़ रखा है। उसने अपने सीने की तरफ देखा तो आरू मस्त तरीके से उसे हग करके सोई हुई थी। आदि की तो सांसें ही अटक गई। वो समझ ही नहीं पाया कि क्या करे। उसने धीरे से आरू को खुद से अलग किया और ठीक से एक पिलो उसे हग करने को पकड़ा दिया।
आदि धीरे से बड़बड़ाते हुए बोला, अच्छा हुआ जो ये मिस वोल्केनो नहीं उठी वरना दहक जाती। पता नहीं क्या सोचती मेरे बारे में। चल आदि चुपचाप से सो जा, कल उठना भी है। फिर आदि वापस से बिल्कुल साइड में सो गया। सुबह जब आदि की आंख खुली तो खुली ही रह गई। आरू उसी समय वॉशरूम से निकली थी। उसने रेड और व्हाइट कलर की एक बनारसी साड़ी पहनी हुई थी, हाथों में चूड़ा, गले में मंगलसूत्र, उसके गीले बालों में से पानी टपक रहा था। वो आकर ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ गई और आंखों में काजल लगाया, फिर अपने बालों को सुखाने लगी। आदि तो बस लेटे लेटे आरू को देखे जा रहा था। आरू अपने बाल सुखाकर सिंदूर लगाने जा ही रही थी, तभी उसकी नजर शीशे से ही आदि पर पड़ी। वो मुस्कुराकर आदि के पास आई और सिंदूर की डिब्बी उसके आगे कर दी। आदि आरू को देखने लगा तो आरू बोली, देखो मत लगाओ सिंदूर। आदि उठकर खड़ा होता है और आरू की मांग में सिंदूर लगा देता है और बेड पर वापस से बैठ जाता है। आरू वापस से सिंदूर बंद करके वही ड्रेसिंग टेबल पर रखती है और हल्की लिपस्टिक लगाती है। बिना किसी मेकअप के ही आरू बेहद खूबसूरत लग रही थी। आरू पलटकर आदि से बोली, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफी ले आती हूँ। हम आदि ने हल्का सा जवाब दिया। आरू रूम से जाने लगी तो आदि ने उसे आवाज मारी, अच्छा सुनो। हाँ सुनाओ, आरू पलटकर बोली तो आदि उठकर उसके पास आया, फिर उसकी आंखों से काजल लेकर उसके कान के पीछे लगाते हुए बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो। आरू मुस्कुराकर बिना कुछ बोले रूम से बाहर चली गई। आदि भी मुस्कुराते हुए वॉशरूम में चला गया। आरू नीचे हॉल में आई तो सारिका जी बैठी थी। वो आकर उनके पैर छूती है। सारिका जी उसे उठाकर उसका माथा चूमते हुए बोलती है, बहुत प्यारी लग रही हो, किसी की नजर न लगे। आरू मुस्कुरा दी। आरू आकर राकेश जी के पैर छूने को झुकी तो उन्होंने उसे रोकते हुए कहा, तुम मेरी पार्टनर हो और पार्टनर पैर नहीं छूते, गले लगते हैं। आरू उनके गले लग जाती है। वो प्यार से उसका सर सहलाते हैं। आरू जाकर आदि के लिए कॉफी बनाने लगी, तभी रूही पीछे से आरू को गले लगाते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मेरी जान। गुड मॉर्निंग, आरू कॉफी कप में डालते हुए बोली। फिर आरू रूही से बोली, तू एक काम करेगी मेरा? एक क्या दो तीन चार, जितने मर्जी काम हो बता। रूही किचन में स्लैब पर चढ़कर बैठते हुए बोली। नहीं, फिलहाल तू बस एक ही काम कर दे, ये कॉफी मिस्टर मेढक को देकर आ। आरू कॉफी का कप रूही की तरफ बढ़ाकर बोली। मिस्टर मेढक ये कौन है? रूही हैरानी से बोली। तो आरू उसकी बात का जवाब देती हुई बोली, तेरा भाई, अब जा जल्दी से। रूही अपना सर हिलाते हुए चली गई। ब्रेकफास्ट के टाइम जब आदि नीचे आया तो वो बस आरू को घूरे जा रहा था। आज आरू की पहली रसोई थी तो पूरा खाना उसी ने बनाया था। खीर, पूरी, सब्जी और भी जितनी चीजें पहली रसोई में होती है वो सब। एक्चुअली हमें नहीं पता कि क्या क्या होता है। सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे, सबने आरू की तारीफ की, पर आदि बस आरू को घूरे जा रहा था।